Hello friends, this is Karthik Bhardwaj. Today we are going to be discuss about the ISRO previous year paper in which we are discussing about the electronics 2016 question paper. Till now we have discussed the first 20 question in part 1. Now we are on part 2. So let us begin. This is question number 21 in which PN junction diode is given and it is given that it is under the reverse biased. तो रिवर्स सैचुरेशन करंट का क्या रिवर्स करंट क्या होगा अपना, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, सर्टेन रहेगा. चलिए एक बार हम देख लेते हैं. चलिए एक बार मैं पेन ले लेता हूँ. तो ये जो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड है. पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है. ये फॉरवर्ड बाइज में है, ये फॉरवर्ड बाइज में है मेरा, और ये मेरा फॉरवर्ड बाइज में है, और ये मेरा रिवर्स बाइज में है ना. तो ये मेरा रिवर्स बाइज में है. तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये जो मेरा करंट है ये ऑलमोस्ट रिवर्स सैचुरेशन करंट मेरा कांस्टेंट रहता है ना. तो इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट. और इसको जो इसकी इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं. I इज इक्वल टू आई एस माइनस ई रेज़ टू द पावर वीडी ओवर ईटा वीटी माइनस 1 होता है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जब रेस्पेक्ट में लेते हैं, जब करंट इक्वेशन लेते हैं डायोड की, तो हम लेते हैं फॉरवर्ड बाइस के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन ले रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं, माइनस आई एस माइनस वीडी है ना. मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है यहाँ पर. तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट एज्यूम करते हैं उसके कंपैरिजन में है ना. तो उसके बाद क्या, जब हम इसको इसके साथ लाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है नेगेटिव में, तो आप समझ ही जाओ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगी है ना. क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो होगी, ईटा की वैल्यू इसकी सिलिकॉन के केस में जो हमारी 2 होती है, जर्मेनियम की 1 होती है, और वीटा 2.6 मिली वोल्ट होता है वीटी की वैल्यू. तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे कंक्लूजन में, तो ये इक्वलेंट टू लगभग 0 रहेगा, और ये जो हो जाएगा आपका प्लस आई एस, मतलब ये आई एस है, रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर हो जाएगा. तो ये मेरा रिवर्स सैचुरेशन करंट है दोस्तों. तो इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले उसमें, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट की, तो इसीलिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो यहाँ पर जो करंट है ये आई एस के बराबर होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर होता है करंट. तो दिस इज कांस्टेंट. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पर एक नाइक्विस्ट फिल्टर दिया हुआ है और आपसे इंपल्स रेस्पॉन्स पूछा है. नीचे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले मतलब जो इंपल्स रेस्पॉन्स सीधा उन्होंने ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया है. किसी भी सिस्टम का जो इंपल्स रेस्पॉन्स होता है वही उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है. तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर जो है एक्चुअली क्या होता है, इंपल्स रेस्पॉन्स नाइक्विस्ट फिल्टर का जो होता है वो सिंक फंक्शन होता है. तो यहाँ पर हम सिंक फंक्शन ये हमारा आंसर होना चाहिए. वेल लेट अस सी. नाइक्विस्ट फिल्टर जो है सिंक पाई एक्स ओवर पाई एक्स होता है. इसमें एंटी एनालिजिंग फिल्टर में यूज करते हैं. रिसीवर्स में यूज किया जाता है मॉड्यूलेशन से पहले, और लो पास फिल्टर 6 dB सप्रेशन एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे से यूज किया जाता है. तो इसका आंसर ए है, जिसकी ये साइन पाई टी ओवर टाइम पीरियड, पाई टी ओवर यहाँ पर टाइम पीरियड. सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द Nyquist filter. Well, this is question number 23 in which we have given a constellation diagram दिया गया है हमें, और आपको पूछा गया है कि ये किसका है, QPSK का है, BSK का है, या BFSK का है, या BPSK का है, या MSK का है. चलिए एक बार हम सारे ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन डायग्राम होता है, जो QPSK का होता है वो इस तरह का होता है, सर्कल में होता है, 4 पॉइंट्स होते हैं अलग अलग पे. ये तो है नहीं हमारे केस में है ना. अब ये बाइनरी FSK का जो होता है वो यही होता है. तो ये BSK इसका आंसर है. उसके बाद जो है बाई फेज PSK जो होता है, फेज मॉड्यूलेशन फेज शिफ्ट की का, तो वो इस तरह होता है. जो एक मेरा C ऑप्शन है, इसमें मैंने इसको बना दिया है. और जो इसका जो है MSK होता है, ये क्या है, इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट चेंजिंग में होता है. तो ये MSK यहाँ पर होता है, ये जो है चेंज करता है एक बार में 90 डिग्री शिफ्ट चेंज करता है. सो आंसर इज 1 हेयर. लिखा नहीं है शायद, लेकिन हाँ दिस इज आंसर इज सॉरी बाइनरी FSK है ना. FSK डायग्राम आपको दिया गिवन है इसका. वेल उसके बाद नेगेटिव फीडबैक क्या काम करता है दोस्तों. नेगेटिव फीडबैक जो है इंप्रूव सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट इनपुट पे क्या करेगा बढ़ा के यार, इंप्रूव सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट आउटपुट. यहाँ ये चीज हमें चाहिए होती है. तो ये हमें डिज नॉट अफेक्ट द सिग्नल टू, ये हो ही नहीं सकता यार दोस्तों. दरअसल क्या होता है, जब हम फीडबैक लगाते हैं तो वो क्या कर देता है, डिसेंसिटिविटी फैक्टर होता है 1 + GH कंट्रोल की भाषा में, या फिर अगर एनालॉग में देखो तो तुम अगर बीटा को फीडबैक में ले रहे हो तो 1 + A बीटा से वो रिड्यूस कर देता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो को. तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा लंबा सा है, अननेसेसरी है यहाँ पे करना. तो बस इतना समझ लीजिए, नेगेटिव फीडबैक क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को आउटपुट पे घटा देगा है ना, इंप्रूव कर देगा. वेल
ये मेरा क्वेश्चन नंबर 25 है, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आउटपुट मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा। ये मेरा एक सर्किट दिया हुआ है, क्लीपर सर्किट दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया इसका सर्किट का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करो कि इसको, इसमें क्या है, यहाँ पर एक वो लगा दीजिए, केवीएल लगा दो, है ना, और उसको चेक कर लो। यहाँ पे आइडियल डायोड मान लो, इसको आइडियल डायोड मान लेते हैं हम इसको। वेल इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर वी आई इजकल टू वी बी प्लस आई आर इजकल टू वी नॉट, यहाँ पे है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट है, तो मैंने इसमें लगाया। तो ये वी आई इजकल टू वी बी प्लस आई आर इजकल टू वी नॉट है, तो वी आई माइनस वी बी है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वी नॉट प्लस आई आर के बराबर। और दोस्तों जब मतलब कहने का ये है कि जब हमारा ये जो है वीबी तक वैल्यू रहेगी, मतलब आई नॉट जो है वीबी तक रहेगा, तो मेरा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज में रहेगा, है ना, जब तक ये वैल्यू वीबी तक पहुंचेगी। ठीक है ना मनी, ये मेरी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये जब वीबी तक पहुंचेगी तो क्या होगा, ये जो है मेरा डायोड फॉरवर्ड बाइज में रहेगा। जब मेरा फॉरवर्ड बाइज में रहेगा तो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पर। तो शॉर्ट सर्किट में मतलब उससे पहले तो शॉर्ट यहाँ पे ये जो है, ये इसको मेरा जब इससे बढ़ना शुरू होगा, ये यहाँ पे फॉरवर्ड बाइज में हो जाएगा। वेल उसके बाद जब मैं वी को इंक्रीज करूंगा, वीबी से ज्यादा इंक्रीज करूंगा, तो मेरा डायोड जो है वो रिवर्स बाइज में चला जाएगा, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के केस में जो मेरा वी नॉट रहेगा, वी आई माइनस वी बी रहेगा, है ना। तो ये जो मेरा वी नॉट है, तो ये यहाँ पर मैंने इसको लिखा नहीं है, ये वाला है, ये 0 है, ये मेरा रेफरेंस इनपुट मैंने 0 ले लिया है, वीबी यहाँ मैंने इसको नीचे वाले लाइन को लिया है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, इसको इजीली एलिमिनेट करके हम निकाल सकते थे, है ना। तो एक बार दोस्तों आप इसको चेक कर लीजिएगा। वेल अगला क्वेश्चन था कि हमारा एन चैनल मॉसफेट है, उसकी कंडक्शन पैरामीटर के एन हमें ये दिया हुआ है, गेट टू सोर्स वोल्टेज वी जी एस, एक्चुअली क्यू एस लिखा हुआ है, वी क्यू एस हमारे ये दिया हुआ है 2 VTN, और VTN इक्वल टू 0.75 वोल्ट दिया हुआ है, हमें करंट निकालना है। सीधा सीधा इक्वेशन में रखिए, वैल्यूज आपको आ जाएंगे। दिस इज VGS इक्वल टू 2 VTN, VTN इक्वल टू 0.75 की आपकी वैल्यू ये है। इसकी जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये है ID इक्वल टू KN VGS माइनस V इन ओवर होल स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू सीधे सीधे इसमें डालेंगे, ये जो है 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.5 माइनस 7.5 इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो है मिली वोल्ट में मेरे को दिया हुआ है 0.27 10⁻⁻³ मिली वोल्ट में दिया हुआ है ये वाली वैल्यू मेरी। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका लगभग ये आंसर आ जाएगा, आंसर आपका सी आएगा इसमें। वेल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे को वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है 0.98, ICO की वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रो एम्पियर, और IR की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो एम्पियर। एक ट्रांजिस्टर के लिए मेरे को IC की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इसमें भी सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, ए से मैं सीधी जो है ए की अल्फा की वैल्यू की हेल्प से मैं सीधा बीटा की वैल्यू निकाल दूंगा। बीटा इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा होता है, और ये 0.98 को रख के जब इसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 49 आएगा। दोस्तों ये मुझे याद था, सीधा सीधा होता क्या है, मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको जल्दी जल्दी से करना है, थोड़ा मतलब अपनी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी कैलकुलेशन अगर याद हो तो शुड बी बेटर फॉर यू। वेल हेयर ICO इज गिविंग इसको 6 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पर IB इक्वल टू 6, वो सीधा इस वैल्यू में सीधी इस इक्वेशन में रख दो, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, है ना, कलेक्टेड टू बेस व्हेन सर्किट connected to base reverse saturation control the ICBO. Well we can put all this value here and we simply get the answer 5.2 milliampere। कैलकुलेशंस मैंने सीधा करके रख दिए हैं दोस्तों। वेल दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक स्टेप इनपुट दिया हुआ है ये मेरे को एक स्टेप इनपुट दिया हुआ है जिसको मैं एक RC सर्किट है, इसकी ये वैल्यू है 2 ओम रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर मेरा 1 फैराड है, और मैं जीरो इनिशियल कंडीशंस मान के चलता हूं। तो उन्होंने पूछा है जीरो इनिशियल का मतलब है सीधा सीधा आप लाप्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मतलब फायदे में रहता है। तो यहाँ पर जो है इसको सीधा सीधा आपको IT फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। मैंने क्या किया है, पहले इसको सर्किट को बना लिया है, सर्किट को बनाने के बाद मैंने इस सिस्टम का जो है इम्पीडेंस निकाला, R प्लस 1/CS इसका इम्पीडेंस होगा, है ना। तो ये मेरे को VT जो है मेरे को इनपुट जो दिया हुआ है वो मेरे को टाइम डोमेन में दिया है, मैंने उसको उसके बाद एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये मतलब UT का तो तुम्हें आपको पता ही होगा 1/S होता है, और यहाँ पर क्योंकि डिले है बाई थीटा थी तो माइनस थीटा S इसमें S डोमेन में डिले आ जाता है। तो ये मेरा क्या होगा, अब मेरे को I इक्वल टू क्या होता है, V ओवर R होता है, मतलब Z इम्पीडेंस है यहाँ पर। तो यहाँ कर देंगे, इसको इस तरह खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरा,
तो आपका सीधा सीधा जो आंसर आएगा ये आपकी फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। जब इसको आप इनवर्स लाप्लास लेंगे यहाँ पे तो आपके सीधे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, और दैट इज ऑप्शन सी सेटिस्फाई। हमारी ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वाइट सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिंग पार्ट है। आप लोग क्या कीजिएगा, इनको एक बार सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वेल दोस्तों, ये ऑटो कोरिलेशन सिस्टम उसका दिया हुआ है ई रेज़ टू की पावर 2, यहाँ पर टाउ है, एक्चुअली टी की जगह टाउ है यहाँ पर ये इसमें मॉडुलस में, और आपको पी की वैल्यू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की दिखानी है, सॉरी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की दिखानी है। तो ऑटो कोरिलेशन मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है आर एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू -2 मॉडुलस ऑफ टाउ। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि दोस्तों कि ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, डेंसिटी फंक्शन है, ये जो इसका कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरा इस तरह खुल जाएगा फंक्शन, है ना। एक बार मॉडुलस एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा यहाँ पर। तो ये जो है इस तरह मेरा फंक्शन खुल जाएगा। मैं इसका उसके बाद जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। मुझे इसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब मेरा ओमेगा मिनिमम होगा, ओमेगा मिनिमम मेरा 0 होता है ना, 0 फ्रीक्वेंसी हो अगर उसकी, तो ओमेगा 0 रखूंगा तो इसका आंसर आएगा 1 मेरा दोस्तों। सो विच ऑप्शन इज सेटिस्फाई हियर? वेल दिस इज बी, तो आंसर इज बी हियर। वेल now we are moving towards the question number 30, which of the following give you electric piezoelectric effect। दोस्तों पाइजो का मतलब होता है इसमें कि अगर आप उसके ऊपर किसी के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस डाल रहे हो तो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाए, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो ये मेरा पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर वो मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं तो वो जो है एक इसमें जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं अपोजिट पोलैरिटी की, थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट होता है, दैट इज का पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वाटा यानी जो घड़ियां होती हैं उसके अंदर भी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हालांकि दोस्तों ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, नोबडीज, अगर आपको पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल था इसका आंसर करना अगर नहीं पता है आप लोगों को। म्यू मेटल नहीं हो सकता है, और पीवीडीएफ यही है आप लोगों का, यही एक्चुअली ऑफिशियल आंसर है। तो स्फेरेट फेराइट से देख लीजिएगा दोस्तों, कंप्लीटली मेमोराइज क्वेश्चन था, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। वेल नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मीन फ्री पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इंक्रीज विद। मीन फ्री पाथ मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब डाइवर्ट होने से, डिफ्लेक्ट होने से पहले या कोलिजन से पहले कितनी दूर प्रॉपरली चल पा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर सक्सेसिव कोलिजन, मतलब आगे टकराने से पहले वो कितने दूर चल रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और दोस्तों इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जो जितने भी ऑप्शन है ना, इसमें प्योरिटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना। स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग तो यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जब मैं इसको स्ट्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा तो रास्ता रुकेगा ना, फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, इलास्टिक मॉड्यूल्स वगैरह। तो इसमें प्योरिटी इसमें सेटिस्फाई कर रहा था। वेल दिस इज ऑल्सो द ऑफिशियल आंसर। नाउ प्योर मेटल जनरली हैव, दोस्तों मेटल्स के बारे में तो पता है इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ज्यादा होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कितना रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा होता है। तो इसमें दो होते हैं, पीआरटी और एनआरटी, मतलब पॉजिटिव पीटीसी, सॉरी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एनआरटी में क्या होता है, इसमें एनटीसी में कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे सेमीकंडक्टर से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उसमें जो एनर्जी बैंड गैप काम होगा, तो आपका क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटल के केस में बढ़ जाती है, तो इसका हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो आंसर इज बी। वेल द थर्ड क्वेश्चन इज टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर हैज, जो तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक कोर होता है, क्लेड होता है, जो फिनोमिना होता है जिस पे वर्क करता है, दिस इज कॉल्ड टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो दोस्तों याद रखना, इसके जो कोर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, क्लेडिंग का कम होता है, तभी टीआईआर फिनोमिना वर्क करता है। तो ईटा ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ईटा कोर इज ग्रेटर देन द ईटा, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसको ईटा से डिनोट किया है। तो ये जो है इसको जो है ईटा ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द ईटा ऑफ क्लेडिंग। सो विच ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग? दिस इज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लेड। हाँ, यही आपका क्वेश्चन आंसर विल बी 1।
है ना, लो रिफ्रैक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, और आंसर इज 1। नाउ सिरेमिक मटेरियल्स आर, देखो ये सिरेमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सिरेमिक मटेरियल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ब्रिटिल भी होते हैं, गुड थर्मल इंसुलेटर भी होते हैं। यार तुम्हें कैसे बताऊं, आप लोगों ने कभी कैपेसिटर को देखे होंगे, तो तुमने अभी कभी मदरबोर्ड वगैरह देखा हो, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, उस पर एक सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे से, मतलब एक कैसे होते हैं, दाल के दाने जैसे होते हैं, तो वो सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, तो दरअसल वो इनऑर्गेनिक होते हैं, गुड थर्मल इंसुलेटर होते ही होते हैं यार, और ब्रिटिल भी होते ही होते हैं। ब्रिटिल मतलब डिफॉर्मेशन से पहले, मतलब उसके अंदर इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर नहीं होना, प्लास्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए बेसिकली, वो मतलब तुरंत टूट जाए, ज़्यादा प्लास्टिसिटी वो परफॉर्म ना करे, तो मतलब ब्रेक डाउन से पहले। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, तो दिस इज आंसर इज डी, बट प्रॉब्लम इज दैट आई थिंक आंसर 1 इन ऑफिशियल आंसर ए इज गिवन, सो प्लीज लुक इन टू द मैटर, अगर आपको जो सही लगे वो कीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर डी है। वेल 35 क्वेश्चन नंबर 35, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर की बेस्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई है दोस्तों। ये मटेरियल परफेक्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं, माइजनर इफेक्ट शुरू करते हैं बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल सही दोस्तों। पहले मैं बता दूं, सुपर कंडक्टर्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि वो जो परफेक्टली कंडक्टर होना चाहिए, मतलब रेजिस्टिविटी इक्वलेंट टू 0 होनी चाहिए, इक्वलेंट टू 0, परफेक्टली 0 नहीं होती है परफेक्टली भी, लेकिन हम इक्वलेंट टू 0 मान के चलते हैं। तो उसके बाद जो है माइजर इफेक्ट, मतलब उसका जो है परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म फिनोमेना को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसके अंदर बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो उसके अंदर है, उसके कंडक्टर के अंदर 0 होनी चाहिए, लेकिन ये सभी क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ही होता है, उससे ऊपर जाने के बाद नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता रहता है। तो जितने भी ऑप्शन है उसमें ऑप्शन 1 ही आपको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे मैंने उसकी दोनों कंडीशन लिख दी है सुपर कंडक्टर्स की। सबसे पहले आपकी रजिस्टिविटी इक्वलेंट टू 0 ही होनी चाहिए, 0 हो तो बहुत बेहतर, लेकिन प्रैक्टिकल केस में थोड़ा मुश्किल है इक्वल टू 0 मिलना, तो परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म फिनोमेना को करना चाहिए, यानी यू आर relative permeability should be 0 and Meissner effect, this is called Meissner effect, perfectly डायमैग्नेटिज्म का है, ये एक रेजिस्टिविटी का है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो यहाँ से जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएगा ना कंडक्टर, तो ये क्या है, आपको नॉर्मल उसकी तरह, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं सुपर कंडक्टर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद, है ना। यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट है, दिस इज नॉर्मल स्टेट दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा आप। वेल क्वेश्चन नंबर 36, हाफ वेव सिमेट्री नेसेसरी, इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन हो सकता है, नाइदर इवन नॉर इवन, बोथ इवन और ऑड। दोस्तों देखो इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो है, मतलब ये अगर मैं देखूं हाफ सिमेट्री का, पहले चलिए मैं हाफ सिमेट्री का आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हाफ सिमेट्री का मतलब मैंने ये वेव लिया है, मैंने, है ना, मैंने एक वेव ली है, इसका एक टाइम पीरियड है, इस वेव को मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्या किया, उसका टाइम रिवर्सल कर दिया इसको, है ना। तो इसको मैंने सॉरी टाइम रिवर्सल नहीं, दिस इज एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया है मैंने इसका, तो इसको जो है ये नेगेटिव हो गया मेरा फंक्शन पूरा, और जब ये मेरा नेगेटिव फंक्शन हो गया उसको मैंने क्या शिफ्ट कर दिया t/2 से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने देखा क्या ये मेरा सेम फंक्शन बन रहा है दोस्तों, अगर ये मेरा सेम फंक्शन बन रहा है देन इट इज कॉल्ड हाफ सिमेट्रिकल, है ना। अगर ये मेरा हाफ सिमेट्रिक बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द हाफ वेव सिमेट्री। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या इवन या ऑड है, दोस्तों मैंने परफेक्टली इसीलिए ये केस लिया है। देखो यहाँ पर इवन तो आपको पता ही है कि इसके अगेंस्ट देख लो मिरर लगा के, अगर सेम है इस लाइन को आप जो है मिरर बना लो, है ना, और इस दोनों तरफ देख लो, अगर सेम बन रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप मान के चलो दिस इज इवन फंक्शन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको जब मिरर ला के देखोगे तो ये वाला फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये इवन फंक्शन भी नहीं है, ऑड फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि देखो ऑड फंक्शन होता है दोस्तों, देखो ये इसका मैंने ऑड फंक्शन बना के दिखाया है ऑलरेडी, मैंने ऑड फंक्शन बना के यहाँ रख दिया है। इसको थोड़ा सा मेरे लिए बनाना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन अगर ये मान लो आप पूछते कि अगर मान लो ये ऑड होता तो ये फंक्शन कैसा होता, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये इस तरह होता, ये है ना, ये है ना, और यहाँ भी इसी तरह, ये सॉरी ये इस तरह होता है ना। यहाँ पे ये पैटर्न देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पैटर्न बन नहीं रहा है, तो ये इस तरह लगभग बनता अगर ऑड होता, तो ऑड फंक्शन होता तो। वेल दिस इज नॉट नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बनता है दोस्तों, है ना। तो now we are looking towards the question number 7,
37 इन विच वी है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गॉसियन पल्स। यार ध्यान रखना, गॉसियन पल्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है गॉसियन पल्स ही वापस रहता है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पर है कोवेरियंस फंक्शन सी एक्स ऑफ ए स्टेशनरी स्टैटिक प्रोसेस टू बी सेट टू बी। दोस्तों पॉजिटिव ये जब ही रहेगा जब इसके सी एक्स टाउ की वैल्यू 0 से ऊपर, सारी जो है सारी टाउ की वैल्यू के लिए सी एक्स जो है 0 से ऊपर रहेगा, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर जो है, कहाँ है इसका आंसर, लिखा नहीं है, वेल इसका आंसर ए ही है। एंड 39 आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका एक वर्टिकल डाइपोल एंटीना है, उसको कंजक्शन करा देना है लूप एंटीना से, तो उसके बाद जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा होगा दोस्तों। देखो ये थोड़ा इसका क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा सा अपनी कोशिश की है इसको सर्च वगैरह करके और करने की, क्योंकि मेरे परफेक्ट आंसर आ नहीं रहा था। वेल वर्टिकल डाइपोल एंटीना का मैंने ये पैटर्न लिया है, ये मैंने लूप एंटीना का पैटर्न लिया है, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो आइसोट्रोपिक एंटीना का पैटर्न बनता है। तो जो ऑफिशियल आंसर है वो भी यही है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो दिस इज बट ऑफिशियल आंसर आप लोगों का इसका ए ही है ना, आइसोट्रोपिक के बराबर ही बनेगा। और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने पैटर्न मल्टीप्लाई किया नहीं हो रहा था दोस्तों। फिर उसके बाद है द कोडिंग सिस्टम ऑफ सिस्टम टिपिकली यूज्ड इन द डिजिटल टेलीमेट्री इज। दोस्तों अब यहाँ पे आपको डिजिटल टेलीमेट्री में कौन सा कोडिंग सिस्टम यूज होता है, देखो PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PDM। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो डिजिटल यहाँ पे वर्ड है, तो यहाँ पे डिजिटल का मतलब है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये PPM PAM और PDM है ना, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, इसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो तीनों है ये एनालॉग है ना, ये तीनों एनालॉग हैं। और ये जो है PCM जो यहाँ पर डिजिटल है, तो इसका आंसर सी रहेगा दोस्तों। तो PAM PPM ये पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन होते हैं, मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं। सो दोस्तों आज का पार्ट में इस पार्ट को मैं अभी खत्म कर देता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है और लग रहा है कि कोई सही या कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, प्लीज कमेंट सेशन में जाके अपना क्वेश्चन के साथ अपना सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, मैं कंसीडर करूंगा। लास्ट में मैं सारी चीजें वो बता दूंगा लास्ट वीडियो में। वेल थैंक यू सो मच मुझे वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं ये पैनल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के ईसी के स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, जिन लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूं उनके लिए बनाया है। मैंने कोशिश की एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से सारी चीजें बंदों को मिल जाए। उन्हें लाखों रुपए जो बाहर जाके उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें बियर नहीं कर पाते हैं कोचिंग वगैरह, तो उन लोगों के लिए मैंने ये डेवलप किया है प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं ESE गेट PSU के गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करूंगा, मोटिवेशनल टिप्स प्रोवाइड करूंगा, प्रीलिम्स एप्टीट्यूड सेशन के वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप मैंने इसी के लिए बनाया हुआ है, क्लिप आर्ट पे आप जाके चेक कर लेना, मेरा नंबर लिखा हुआ है प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप है, ओपन पब्लिक ग्रुप है, और मैं क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा जितने भी टेक्निकल पोजीशंस हैं उसके लिए, और बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं लगभग उसके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यहाँ बेल जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे मैं आपको वीडियो डालता हूं तो आप क्या करेंगे, सीधा आपके पास एक मेल आ जाएगा और हो जाएगा। और दोस्तों मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जितने भी काम की उससे रिलेटेड PDF या लिंक्स होते हैं मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर पहली बार देख रहे हैं आप मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज राइट इन माई कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय।